वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब यूएसए द्वारा वेनेजुएला पर हमला और वहां के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर उनकी पत्नी के साथ अपने देश ले जाया जाना और उनकी परेड करवाना या किसी भी तरह की जो अमानवीय व्यवहार है किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ किया जाना क्या दर्शाता है। अमेरिकी प्रभाव और अमेरिका के वर्चस्व की नीति और संसाधनों की खोज, इन सब में लगातार एक तरफा निर्णय लेते हुए दिखाई देते हैं और उसको नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में यूएनओ जैसी संस्थाओं का भी बहुत बड़ा रोल दिखाई नहीं पड़ता है। एक बाइपोलर वर्ल्ड में जहां द्विध्रुवीय विश्व की बात करते हैं, एक तरफ जहां अमेरिका पूंजीवादी देश, दूसरी तरफ साम्यवादी रूस, लेकिन वर्तमान स्थिति में विश्व के अन्य देशों की क्या परिस्थितियां हैं और उन पर, उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे में विचारणीय हो जाता है कि भारत अमेरिकी संबंधों के इतिहास को किस तरह से देखता है। हम बात करते हैं भारत और अमेरिकी संबंधों के ऊपर तो पाते हैं कि भारत एक समाजवादी लोकतांत्रिक देश जो कि साम्यवाद की राह पर चलते हुए एक ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ता है जहां पर भारत एक आधारभूत संरचना को विकसित करने के प्रयास में अपनी बड़ी जनसंख्या और कई सारे बेसिक समस्याओं से जूझते हुए दुनिया के मानचित्र पर अपने छाप छोड़ने की कोशिश करता है। आदर्शवाद के अपना जीवन बनाने वाला भारत, दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में समझने वाला भारत, जब आदर्शवाद की राह पर आगे बढ़ता है और उसमें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो क्या अमेरिकी संबंधों को एक नजरिए के रूप में देख सकते हैं कि किस तरह से भारत आगे बढ़ता है। हम बात करते हैं दोनों देशों की अपनी स्थिति। भारत एक साम्यवादी साम्यवादी देश है जिसमें कि दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं जो कि इक्वलिटी मेंटेन करने के प्रयास में, लोगों के बीच संसाधनों के समान वितरण के प्रयास में पिछले 60-70 वर्षों से लगा हुआ है। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है जो कि एक यथार्थवाद, रियलिस्टिक अप्रोच के बेस पर आगे बढ़ने वाला विकसित देश है जो कि दुनिया के ऊपर अपने दबदबा बनाए रखने की के लिए जाना जाता है। अब रही बात भारत आज़ादी के साथ ही जिस दर्द को अपने अंदर समाहित किया है, वो है एक नए टुकड़े के रूप में पाकिस्तान का बनना। और अमेरिकी प्रभाव को देखें तो हमेशा अमेरिका ने अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दोनों रूपों में पाकिस्तान का साथ दिया है। आइए भारत और अमेरिकी संबंधों के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। ईस्वी है 1949, जब पहली बार पंडित नेहरू अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं और उसी साल नाटो के रूप में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका बनाता है जिसका मूल उद्देश्य होता है किसी तरह से साम्यवादी ताकतों को समाप्त करें या उसके विस्तार को रोका जा सके। हालांकि प्रारंभिक उद्देश्य में यही कहा जाता है कि यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस की बढ़ती हुई ताकतों को या बढ़ते हुए साम्राज्य को कैसे रोका जाए, लेकिन बाद की स्थिति हम उस पर विचार करेंगे कि कैसे नाटो अपने अलग उद्देश्य के साथ एक डिप्लोमेटिक पावर के रूप में दुनिया के साथ अभी भी खेल खेल रहा है। 1956, पंडित नेहरू दोनों गुटों से अलग होकर के जब देखते हैं कि एक तरफ साम्यवादी रूस, एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका और इन बाइपोलर वर्ल्ड में लगातार संघर्ष की स्थिति बढ़ती जा रही है, तो इन दोनों गुटों से अलग हट करके पंडित नेहरू विचार करते हैं कि क्यों ना गुट निरपेक्ष यानी कि ऐसे गुट की बात करें जो इन दोनों से हट करके हो, और उसी को कहा गया नॉन अलायंस मूवमेंट जो कि 1961 में बनकर तैयार हुआ। इस गुट के बनने के साथ ही अब भारत की स्थिति एक न्यूट्रल कंडीशन पर बनी। लेकिन क्या था, पड़ोसी देशों में जो एक बौखलाहट थी बढ़ते हुए भारत की तस्वीर को खराब करने की, धूमिल करने की, तो यहाँ से एक रणनीति अपनाता है चाइना, जो कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तो देता है, लेकिन 1959 से ही अपनी एक्टिविटी अलग तरीके से प्रदर्शित करना शुरू करता है। और बात आती है
फिर 1962 का, जहां भारत और चीन के बीच एक युद्ध हो जाता है। अब भारत चीन के बीच इस युद्ध में कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं बट अप्रत्यक्ष समर्थन अमेरिका का चीन की तरफ ही झुका हुआ रहा। अब इसी बीच पाकिस्तान की बौखलाहट भी बढ़ती है और उसे लगता है कि भारत में जिस तरह से 1964 में पंडित नेहरू की डेथ होती है और उसके बाद आनन फानन में फिर हम दो प्रधानमंत्री को देखते हैं और फिर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री के इस दौर में, जब 1965 में पाकिस्तानी दुस्साहस में पाकिस्तान भारत पर हमला करता है। अब जब भारत पर पाकिस्तान का हमला होता है उस समय भी अमेरिकी पक्ष कहीं ना कहीं पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है। अगर आपको याद हो तो 1965 के वॉर में ही ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोई बहुत बड़ा भीषण युद्ध हुआ तो भारत पाकिस्तान के 1965 के युद्ध को गिना जाता है। सर्वाधिक टैंक का इस्तेमाल हुआ और उसमें से अधिकांश टैंक अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रोवाइड कराया था। अब ऐसी स्थिति में भारत एक अपने सैन्य बलों के साथ पाकिस्तान का सामना करता है और लाल बहादुर शास्त्री युद्ध भूमि तक जाते हैं और फाइनली भारतीय वीरों ने पाकिस्तान को लाहौर तक खदेड़ कर और विजय हासिल करता है। अमेरिकी मंसूबे पर एक बार फिर से पानी फिरता है और फिर बात आती है 1965 के बाद 71 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती हैं और भारत के पूर्वी क्षेत्र में लगातार अव्यवस्थाएं बढ़ती है, घुसपैठ की समस्याएं हो या अनरेस्ट की कंडीशन हो, ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है उसका एक वास्तविक निदान निकालने का प्रयास होता है और 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ एक बार फिर युद्ध होता है। इस युद्ध का परिणाम बहुत भारत के पक्ष में तो होता है, लेकिन जो परिस्थितियां रही, ये बड़ी विकट परिस्थितियों से भारत इस युद्ध में विजय हासिल करता है, क्योंकि अमेरिकी सेना का प्रत्यक्ष रूप से भारत के विरुद्ध बंगाल की खाड़ी में और डियो गार्सिया आइलैंड, आप देखते होंगे इंडियन ओशन का वो क्षेत्र, वहां से समर्थन किया जाना पाकिस्तान का भारत के लिए यह एक विकट स्थिति तो थी। फिर भी रूस की मदद से भारत ने इस युद्ध को भी जीता और एक नए देश के रूप में बांग्लादेश को खड़ा किया। यही स्थिति नहीं रही। अमेरिका के इस बार फिर से मुंह खाने के बाद अब कहीं ना कहीं अमेरिकी रणनीति भारत को रोकने के खिलाफ लगने लगा। इस बीच क्या था, 1974 में इंदिरा गांधी ने पहला परमाणु परीक्षण किया और इस परमाणु परीक्षण के साथ ही दुनिया को कोशिश की कि हम भी एक परमाणु संपन्न देश हैं। हालांकि यह असफल रहा, लेकिन अमेरिका खुलकर फिर से भारत का विरोध किया, कई तरह के प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। 1979 के दौर में जब हम आते हैं तब देखते हैं कि रूस का अफगानिस्तान में प्रवेश और अमेरिका द्वारा जब विरोध किया जाता है तो भारत रूस के समर्थन में कहीं ना कहीं खड़ा होता है। अब नॉन अलायंस मूवमेंट या गुट निरपेक्षता के उन आदर्शों को कहीं ना कहीं भारत साइड करते हुए एक ऐसी परिस्थिति अपने लिए क्रिएट करता है जहां से अपना विकास खुद के सुरक्षा रखते हुए कैसे किया जा सके और यथार्थवादी रूप अपनाने का प्रयास भारत यहां से करता है। बात आती है 1991 की, जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, यानी कि सोवियत संघ रूस दुनिया का सबसे बड़ा अलायंस टूट जाता है और भारत की स्थिति भी उस समय 90 के गल्फ क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस की वजह से बहुत खराब आर्थिक स्थिति में पहुंचता है। अब दौर आता है इस संकट भरे आर्थिक परिस्थितियों में भारत क्या करे। भारत वर्ल्ड बैंक की तरफ यानी आईएमएफ की तरफ रुख करता है और उस रुख में कहीं ना कहीं भारत को एक ऐसा लोन मिलता है जिससे भारत अपनी स्थिति मजबूत कर सके और यहीं से उदारीकरण का दौर, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर भारत में शुरू होता है। यहाँ से कहा जाता है कि अमेरिकी कंपनियों का रास्ता भी भारत में खुलता है, क्योंकि आईएमएफ जिन शर्तों पर भारत को यह लोन देता है उसमें एक ये भी होता है कि उसका एक्सपेंड यानी उसको खर्च किस तरह से करेंगे उसका रास्ता भी वो
भारत को खुद तय करने में मदद करता है, या यूं कहें कि अपने हिसाब से ही तय करता है। हालांकि हमारे माननीय उस समय के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर स्वर्गीय मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर, नियंत्रित कर एक बेहतर कंडीशन में लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात दौर आती है 1995 में, जब भारत और अमेरिकी सेना ने पहला ज्वाइंट सेशन का अभ्यास किया, और उस अभ्यास में कहा जाता है कि भारत एक बार अमेरिकी रुख को एक सहयोगात्मक रूप में अपनाता है और यह मान के चलता है कि अब अमेरिका भारत का सहयोग करेगा। इसी बीच 1998 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पोखरण 2 दूसरा ये परमाणु परीक्षण करते हैं, जो कि सफल होता है और भारत अपने आप को परमाणु शक्ति के रूप में दुनिया के सामने स्थापित कर लेता है। यह बात कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत अंदर तक खला और भारत पे कई प्रतिबंध थोप दिए। भारत को फिर से एक बार प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगे, लेकिन भारत आगे बढ़ने में लगातार अपना प्रयास करता रहा। 1999 में, अब 1999 का दौर आता है, जब पाकिस्तान एक बार फिर से घुसपैठ कहो, पीछे से वार कहो, जिस तरह का जो भी नाम दें, कारगिल में भारतीय सेना का सामना अब फिर से पाकिस्तान से होता है। हालांकि बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में, भारतीय सेना, हमारे वीर वाकुरों ने पाकिस्तान को फिर से परास्त कर अपनी जगह हासिल की, लेकिन अमेरिका का इस दौर में भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग पाकिस्तान की तरफ ही रहा। बात आती है 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कदम बढ़ाया, ताकि भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में जब दुनिया के सामने है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था भी बने और एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने आए। फिर क्या था, 2004 में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण, जो भारत के ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों को हटाने में मदद किया और भारत पर से आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए गए। बात आती है 2005 में, जब भारत अमेरिका परमाणु समझौता पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए, और इस दौर में कहा जाता है कि जब भारत अमेरिका परमाणु संबंध हो रहा था, तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और काफ़ी विरोध हुआ देश में, लेकिन 2008 में यह व्यवस्था लागू हो गई, और इस दौरान में कहा जाता है कि इसको 123 एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ देर के लिए लगता है कि भारत अमेरिकी संबंध एक बेहतर स्थिति में जा रहा है, अमेरिका भारत को तकनीकी विकास में मदद करेगा, ऊर्जा के क्षेत्र में मदद करेगा, लेकिन स्थिति वही की वही रही। 2011 में जब अमेरिकी आर्थिक संकट आती है और विश्व आर्थिक संकट में अमेरिका की स्थिति खराब होती है, तो कई ऐसे कानून अमेरिका में बनाया जाता है जिससे वहाँ रहने वाले भारतीयों के साथ कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में भारत और अमेरिकी संबंध फिर से एक बार डाउनफॉल की कंडीशन में होती है। हालांकि भारत हमेशा उसको मेंटेन करने की कोशिश किया है। 2011 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, 2012 में भारत अमेरिका आंतरिक और सुरक्षा के मामले में सहयोगी के रूप में एक दूसरे के साथ करार करते हैं कि अब हम भारत के इंटरनल पीस को मेंटेन करने में भी भारत की मदद करेंगे। आपको याद होगा 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और मोदी जी की ओबामा से वार्ता होती है, इसके तहत कई ऐसे समझौते होते हैं, कई ऐसी बातचीत होती है जिससे ये लगता है कि भारत और अमेरिका अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जिसमें ओबामा का भारत में उनकी यात्रा भी हुई। लेकिन 2016 में जब अमेरिकी चुनाव होता है और फिर जनवरी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, भारत अमेरिका संबंध में ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सहयोग का समझौता इतना बड़े लेवल पे आएगा जिसमें अमेरिका भारत का सहयोग करेगा।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका की यात्रा भी करते हैं और मोदी होडी का नारा भी देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को की विजय हो इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किया जाता है और स्थिति यही होती है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक सहयोगात्मक रूप भारत की तरफ होता है, लेकिन बड़े आर्थिक डील या बड़े लेवल पे किसी तरह का विकास के कार्यों में कुछ बड़े डील देखने को नहीं मिलता है। इस बीच जो बाइडेन 4 साल के बाद 2021 में राष्ट्रपति बनते हैं, जो कि भारत के तरफ एक कठोर रुखी रखते हैं और कहीं से कोई ऐसा सहयोग दिखाई नहीं पड़ता जिससे वैश्विक पटल पर भारत की छवि और भारत के विकास के स्तर को और ऊंचा उठाया जा सके। हाँ, कुछ ऐसी डील जरूर कह सकते हैं जिससे कि भारत के जो कंपनियां हैं उसको काफ़ी लाभ उस दौरान होता है। अब 2025 जनवरी आता है, दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं और अब लगता है कि शायद भारत अमेरिका संबंध बेहतर होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही भारत के साथ टैरिफ वार के रूप में भारत पे इतने टैरिफ लागू करते हैं कि भारतीय सामानों की कीमत या यूं कहो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से एक बार झटका लगता है। डॉलर की तुलना में भारत की रुपए की कीमत लगातार गिरने की स्थिति बनती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर उठने और किसी भी तरह के वैश्विक शक्ति के रूप में आगे बढ़ने में अमेरिकी सहयोग यहाँ भी नकारात्मक रूप में ही दिखाई देता है। ऐसे में कहा जाए कि भारत और अमेरिकी संबंधों का यह एक शॉर्ट समरी किस तरह से भारत को अमेरिका के साथ या अमेरिका से दूर खड़ा करता है। और अगर ऐसे में यूएनओ जैसी बड़ी संस्था के रूप में, जो कि वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए ही बनाई गई, उसमें भारत का पक्ष कैसा रहता है अगर कोई वेनेजुएला जैसे देश पर किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करता है और वहाँ के प्रेसिडेंट को अगवा करके और फिर से अपनी सत्ता बनाने की कोशिश करता है वहाँ पर एक कठपुतली सरकार के रूप में, और उसके तेल या अन्य कई महंगे संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो भारत का रुख ऐसे में क्या रहेगा। भारत की अपनी आंतरिक स्थिति है, अपनी समस्याएं हैं जिससे जूझता हुआ यह वैश्विक पटल पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत अभी दुनिया में कायम है, लेकिन आंतरिक विषमताएं, आय के वितरण का जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, उसको दूर करने में भारत कितना सक्षम होता है, और इसके साथ ही वैश्विक कूटनीति और स्ट्रेटेजिक प्लान में किस तरह से यूएसए और रशिया दोनों पावर के बीच एक संतुलन बनाता है, आने वाले समय में हम जरूर इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।